सभी का स्वागत करती हूँ बच्चों। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं संकलन दक्षता के बारे में। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट चैप्टर का ही अपना अगला भाग, जिसके अंदर हम पैकिंग एफिशिएंसी। सबसे पहले आपको बात हम बता दें कि संकलन दक्षता होती क्या है। मतलब कोई भी क्रिस्टल जालक, उसका वह भाग जो अवयवी कणों द्वारा धारित होता है, वह उसकी संकलन दक्षता कहलाती है। इसे परसेंटेज में व्यक्त किया जाता है। आप इसको कैसे समझेंगे? मान लीजिए अपना क्या है, क्लासरूम है। ये क्लासरूम मान लीजिए, जिसके अंदर क्या होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, मेज टेबल वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं। अब एक बात बताइए, जिस क्लासरूम में आप बैठे हैं वहां पर आपके अलावा जगह खाली भी रहती है, तो उस खाली जगह में क्या होती है? उस खाली जगह में रहती है एयर। इसका मतलब उस क्लासरूम का आपने कितना प्रतिशत भाग फिल कर दिया। तो वही इसी तरह से क्रिस्टल जालक में भी जो जगह भरी हुई होती है वही क्या कहलाएगी? उसकी संकलन दक्षता कहलाएगी। और एक्सप्लेन कर दें, जैसे अपने पास ये बॉक्स है, इसके अंदर ये 2 डिब्बे रखे हुए हैं, बाकी जगह क्या है? खाली है। ठीक है, खाली है बाकी जगह, इसका मतलब ये हो गया बाकी जगह में क्या है? एयर है। तो भरी हुई जगह क्या है? तो भरी हुई जगह जो होती है वही कहलाती है बच्चों अपनी संकुलन दक्षता। उसका अगर मान लीजिए 50% भाग भरा हुआ है तो संकलन दक्षता कितनी हो जाएगी? 50%। अगर 70% भाग भरा हुआ है तो क्या हो जाएगी? 70%। ठीक है, और खाली जगह जो रह गई, हम जानते हैं कि छोटे छोटे जो अपने पास इस तरह से अपन ने ध्यान होगा आपने कि इस तरह से हमने क्रिस्टल बनाया था। इसकी देखिए बीच बीच की जगह क्या है? यहाँ से ये खाली है। तो खाली जगह जो है जहां अवयवी कण नहीं है, उसी खाली जगह को ही हम कहेंगे कि वह जगह वहां से खाली है। जो भरी हुई है वो परसेंटेज में बता दी, जो संकुलन दक्षता उसकी हुई। ठीक, अब आगे सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं सरल घनीय जालक की संकुलन दक्षता। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, सरल घनीय जालक क्या होता है। ये मैंने एक घन का निर्माण किया हुआ है। ठीक है, घन में इसमें से अवयवी कण जब केवल कोनों पर होते हैं तो वो क्या कहलाती है बच्चों? अपना कहलाता है वो एक सरल जो अपने पास होता है। देखो आपको ध्यान होगा पिछले वीडियो में हमने कुछ इस तरह का पढ़ा था। ये यहाँ पे अभी भी खाली है। ठीक है, तो अवयवी कण अगर ये वाला अगर इसकी हम बात करें तो ये क्या है? एक आद्य एकक कोष्टिका। इसके अंदर मैंने अभी नहीं बनाए, फिल नहीं किए हैं, अभी बताएंगे। तो ये क्या है? एक आद्य एकक कोष्टिका है। इसी से क्या किसका निर्माण होता है? सरल घनीय जालक का निर्माण होता है। ठीक, अवयवी कण केवल कहाँ पे होते हैं? कोनों पर होते हैं। अब हम इसकी संकुलन दक्षता जो हम पिछली वीडियो में याद कर चुके हैं, वो कितनी याद की हुई है हमने बच्चों? 52.4% हमने ज्ञात की हुई है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है? कैलकुलेशन करके निकालना है कि वास्तव में 52.4% होती भी है या नहीं होती है। तो आइए बच्चों एक बार देख लेते हैं। यहाँ से हम देखिए, यहाँ पर हम क्या मानेंगे कि सभी जो घन की भुजाएं हैं, ठीक है, ये देखो ये घन की भुजा है तो इसकी अपने पास लंबाई कितनी है? ए है। इसी तरह से ये भी लंबाई कितनी है? ए है। क्योंकि हम जानते हैं एक घन की जो सभी भुजाएं होती हैं वो बराबर होती है, अर्थात यहाँ पर प्रत्येक भुजा जो होती है वो क्या होती है? बराबर होती है। कोई सी भी आप ले लेंगे। इसी प्रकार से हमने यहाँ मान लिया कि इसकी जो अवयवी कण होते हैं बच्चों, वैसे तो हम ऐसे दिखाते हैं इस तरह से कि एक अवयवी कण यहाँ दिखा दिया, एक अवयवी कण। वास्तव में कण इतनी दूर दूर नहीं होते हैं। ये अवयवी कण इतना पास होते हैं कि एक दूसरे से टच किए होते हैं। देखो एक अवयवी कण हमने ये दिखाया और एक अवयवी कण ये दिखाया, ये दोनों एक दूसरे को क्या है? टच किए हुए हैं। और यहाँ पर जो इनके सेंटर्स है, ये जो है इनकी जो अपने पास दूरी है, चूंकि मैंने बता चुकी हूँ कि घन की प्रत्येक भुजा कितनी होती है बच्चों? ए होती है, अर्थात समान होती है। तो मैंने इसको क्या मान लिया? ए। दूसरी बात, यहाँ से यहाँ की हम बात करें तो हम ये भी कह सकते हैं जो त्रिज्या है बच्चों, ये त्रिज्या कितनी है? आर। और ये त्रिज्या भी कितनी है बच्चों? आर है। अर्थात दोनों गोलों की जो त्रिज्या वो कितनी है? आर है। तो इतना आपको समझ में आया। अब हम यहाँ पर लिखते जाएंगे साइड में इसका पूरा डेरिवेशन। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या मान ली? मानी घन की भुजा कितनी है? ए है। मैं पहले कह रही हूँ आपको सारी भुजाएं कितनी है? ए है। तो आप लिखते जाएंगे माना घन की भुजा कितनी हुई है बच्चों? हमने क्या मानी है? ए है। ठीक है, अब उसके बाद अवयवी कण की त्रिज्या कितनी है बच्चों? आर। अभी भी बताया आपको अवयवी कण की त्रिज्या। मैंने दोनों को सटा के क्यों बताया? क्योंकि बच्चों ठोस जो होता है, क्रिस्टल जालक कैसा है? ठोस है। ठोस अवस्था तो पढ़ रहे हैं, और ठोस में सभी कण कैसे होते हैं? पास पास। इसीलिए हमने इसको भी क्या दिखाया? पास पास। अवयवी कण की त्रिज्या कितनी है बच्चों? वो है हमारे पास आर। ठीक, अब हमारे पास लेकिन ये जो ए आपको दिखाई दे रहा है वो ए बराबर क्या है अपने पास? यहाँ आप देख सकते हो ए बराबर किससे मिलकर बना है? आर प्लस आर। मतलब ए बराबर कितना है बच्चों? 2r। तो आप ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर ए बराबर आर प्लस आर बराबर
2r। ठीक, अब आप मुझे बताएंगे कि घन का आयतन कितना होता है। घन का आयतन आप जानते हैं, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। क्योंकि हम जानते हैं कि तीनों भुजाएं क्या होती है, तीनों तरफ की ए होती हैं, तो आयतन क्या होगा, तीनों का आप गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ए क्यू आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहां से तो यहां लिख लेंगे बच्चों, अपन क्या लिख देंगे, घन का आयतन क्या लिखेंगे बच्चों यहां से, ए क्यूब। ओके, यहां से अब हम ए और आर का जो संबंध हमने बताया था बच्चों, अभी हम जानते हैं ए बराबर क्या होता है, 2r होता है। इसी प्रकार से हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ए क्यूब बराबर 2r क्यूब लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे करो इसको सॉल्व, तो ए क्यूब बराबर कितना हो गया, 8r क्यूब। ठीक है, अब यहां से जो अपने अवयवी, जो अपने पास जालक है, उसमें बताएंगे अवयवी कणों की संख्या। देखिए बच्चों, अवयवी कणों की संख्या। अब तक तो आपको याद हो चुका होगा कि एक सरल एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या क्या होती है। अवयवी कणों की संख्या हम निकालते हैं इस तरह से, 8 × 1/8, क्योंकि केवल कोनों पर है और कोनों का कितना देता है, 1/8, तो कितना हुआ 1। तो और अवयवी कण कैसे हैं, गोलाकार, तो गोले का आयतन कितना होता है, गोले का आयतन होता है बच्चों 4/3 पाई r क्यूब। चलिए बच्चों वापस एक बार चित्र की ओर चलते हैं। ये अपने पास चित्र है, अब आप खुद सोच के देखिएगा यहाँ पे कि यहाँ हमने एक बात बता दी, जैसे ये अपने पास चित्र है अपना, देखिए बच्चों ये अपना डायग्राम है। अब इसके अंदर एक चीज बताएगा, ये पूरा क्या है, क्रिस्टल जालक है। एक चीज ध्यान से समझिएगा, इस पूरे क्रिस्टल जालक में अवयवी कण कहाँ पर है, कोनों पर है। ये देखिए इस तरह से कोनों पर है। चलो मैं इसके 8 कोण जो है, 8 कोनों पे आपको बता देती हूँ। ठीक है, इसके अंदर जो भरी हुई जगह है वो इतनी है, तो इसका मतलब अगर मुझे इसमें से संकलन दक्षता निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगी, इस पूरे घन का आयतन, इस पूरे घन का आयतन, ठीक है, और इसके अवयवी कणों का आयतन, अवयवी कण का आयतन, मतलब इसके अंदर कितना आयतन है, इस पूरे क्रिस्टल के अंदर कितना आयतन है, और दूसरा इसके अवयवी कण का कितना आयतन है। जैसे इसको आप ऐसा मान सकते हो कि आप इस कमरे में बैठे हैं, इस कमरे के अंदर मान लीजिए इसके अंदर 5 स्टूडेंट बैठे हैं। कितने स्टूडेंट बैठे हैं, यहाँ से 5 स्टूडेंट अगर बैठे हैं और आपसे पूछा जाए इस कमरे की कितनी जगह फिल है, तो आप क्या करेंगे, स्टूडेंट्स ने कितनी जगह घेरा की है, तो विद्यार्थी द्वारा घेरा की जगह, विद्यार्थियों द्वारा घेरी गई जगह, और दूसरा आप क्या कहेंगे, कमरे द्वारा घेरी गई जगह, कमरे द्वारा घेरी गई जगह। इसका मतलब अगर विद्यार्थियों ने इसमें से 30% जगह घेर रखी है और कमरे का आयतन पूरा 100 मान ले, तो इसका मतलब 100 में से 30% तो 70% जगह क्या रह जाएगी, खाली रह जाएगी। तो इसमें भी यही करना है कि पूरे घन का आयतन क्या है, उसमें से अवयवी कणों का आयतन क्या है। अब अवयवी कण कितने दिख रहे हैं आप, तो आप तो कह दोगे मैडम 8 दिख रहे हैं हमें। अवयवी कण कितने दिख रहे हैं आपको, यहाँ से 8 अवयवी कण यहाँ से दिख रहे हैं। भी आप क्या कहेंगे, इसमें से केवल 8 अवयवी कण दिख रहे हैं, लेकिन एक अवयवी कण कितनी जगह देता है बच्चों, केवल एक अवयवी कण जगह देता है केवल 1/8। तो 1/8 1/8 1/8 इस तरह से देता है। अब ये सारा 1/8 मिलाकर कितना अवयवी कण बना देगा, तो 8 × 1/8 इसलिए करा, केवल एक अवयवी कण बन पाएगा। और उस एक गोले का आयतन कितना है, 4/3 पाई r क्यूब है। गोले का आयतन इतना होता है, पूरे उसमें से कितना आयतन होगा, केवल एक गोले का आयतन ही तो लगाएंगे। या तो आप ऐसा कह सकते हो कि भाई 4/3 पाई r क्यूब है, और यहाँ से एक का आयतन, एक कितनी जगह रहा है, 1/8 है, तो इसको करें और फिर इनके बाद सबको प्लस कर दें, या सीधे अपन कह दें कि अवयवी कण कितना है, एक ही तो है, इसीलिए हम डायरेक्ट उसको करते हैं। ठीक है बच्चों, अब संकलन दक्षता वाली भाग लिख लेते हैं। ये चित्र आपको बनाना नहीं है, यहाँ से इसको रफ कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब देख लेते हैं यहाँ से आगे हमको क्या लिखना है। यहाँ से आगे हमको लिखना है संकुलन दक्षता। तो संकुलन दक्षता का सूत्र लिख देते हैं हम यहां से। संकुलन दक्षता बराबर क्या लिखेंगे, अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन, द्वारा घेरा गया आयतन, ठीक है, भाग लगाएंगे बटा, और नीचे लिखेंगे घन का आयतन, घन का आयतन गुणा में क्या करेंगे, 100। तो अवयवी कण द्वारा घेरा गया आयतन कितना है,
वो आपने बता देंगे। जो गोले का आयतन है अपना वो लिख देंगे, वो कितना है अपना, ये है अपना 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और घन का आयतन अभी आपको याद होगा हमने a क्यूब निकाला था और a क्यूब निकाल के 2r का क्यूब करा था, जो 8r क्यूब आ गया था। देखो हम आपको दिखा देते हैं, ये रहा घन का आयतन कितना आ रहा है 8r क्यूब, ठीक। अब इसके नीचे हम लिख देंगे यहाँ से, पहले इसको यहाँ से हटा देते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। 8r क्यूब अब कैंसिल हो जाएगा, 8r क्यूब से r क्यूब कैंसिल और गुणा में यहाँ लिख लीजिए 100। अब अपने पास बच क्या गया बच्चों, 4/3 गुना पाई की जगह आप क्या रखेंगे यहाँ पे 3.14, नीचे कितना आएगा 8, ठीक है। और ये हो गया अपना 100, 4 दूनी 8, यहाँ से कैंसिल। अब यहाँ से आ गया अपना 3.14/3 दूनी 6 गुणा 100 कितना हो गया 314 गुणा बटा 6। अब 6 का भाग 314 में आप लगा लीजिए, कितना आएगा आपका, लगभग आ जाएगा 52.4। वैसे भी देख सकते हो 6 पंजे 30, 14 आएगा, ये देख लीजिए। अब भाग देकर भी देख लीजिए इसका, 6 पंजे 30 और ये 14 आ गया, 6 दूनी 12, 4 में से 2 गया 2, 6 तिया 18, ठीक है ना। और लगभग ये 18 52.3 या फिर इसको बुक्स में 52.4 कह दिया जाता है, आप चाहें तो इसे 52.3 भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यही मान मैंने आपको कल लिखवाया था और यही मान अपना यहाँ से प्रयोगों से आ चुका है, ठीक है। 52.3 या 52.4 आप जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका मैंने सॉल्व करके दिखा दिया है बच्चों। तो एक बार अपन दोबारा देख लेते क्या क्या अपन ने किया। आधी कोष्टिका कौन सी है अपनी, आधी का कोष्टिका है जिसमें अवयवीकरण केवल कहाँ पर है, कोनों पर है। सबसे पहले हमने क्या करा, घन की भुजा a मानी जो हमने लिख दी यहाँ से, फिर अवयवीकरण की त्रिज्या कितनी थी r, तो a बराबर ये वाली जो अपनी वैल्यू यहाँ से दिखाई दे रही है वो a बराबर कितना आ गया अपना 2r, ये देखिए यहाँ से हो गया अपना, ठीक है। चलिए अब आगे देखो, घन का आयतन पूरा जो घन था वो a गुणा a, तो घन का आयतन कितना होता है a क्यूब, तो a क्यूब a बराबर 2r है तो a क्यूब बराबर 8r क्यूब आ गया। साथ साथ चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आगे देख लीजिए अवयवीकरणों की संख्या कितनी है 1, क्योंकि 8 × 1/8 से निकालेंगे। गोले का आयतन अपना 4/3 पाई आर क्यूब होता है। आगे देख लीजिए इसको, संकुलन दक्षता अवयवीकरणों द्वारा घेरा गया आयतन बटा घन का आयतन, इस तरह से आप कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा 52.4%। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपन देख लेते हैं फलक केंद्रीय घनीय जालक में संकुलन दक्षता। आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं फलक केंद्रित। जैसा कि आप फलक केंद्रित में जानते हैं, इसका कोष्टिका में अवयवीकरण कहाँ होते हैं, घन के कोनों पर। अगर मैं इसमें बताऊं तो अवयवीकरण 1 2 3 4 5 6 7 8 या तो हो गई, साथ में कहाँ होंगे घन के फलकों के केंद्र पर। मतलब ये फलक है तो इसमें अगर कमरे को अपन घन मान ले तो एक कहाँ पे होगा, चारों दीवारों के बीचों बीच, और कहाँ होगा एक छत के और एक फर्श के बीचों बीच, इस तरह के होते हैं अपने पास। अब हम जान रहे हैं कि इसमें संकुलन दक्षता हम कैसे निकालेंगे। तो इसके अंदर बच्चों हम कैसे बताएंगे इसको, एक बार देख लेते हैं। यहाँ से देखिए, एक चित्र मैंने यहाँ बना रखा है। अब मैं दोनों में, इसमें और इसमें समानता करके बताऊंगी, क्योंकि ये जो आकृति आपके सामने दी गई है बच्चों, ये एक 3D इमेज है, त्रिविमीय चित्र है, और जो मैंने यहाँ बना रखा है वो 2D इमेज है, ठीक है। तो दोनों में तुलना करके बताऊंगी। जो मैं चित्र में बनाने वाली हूँ, आपको नोट्स में जो बनाना है वो देखिए, इसको किस तरह से हमको बनाना होगा बच्चों। यहाँ से इसको हम बता देते हैं आपको इजी तरीके से। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर हम मानेंगे हम, अर्थात घन के कोनों पे मान रहे, ये घन का कोना और ये तो हो गए कोनों पे, ठीक है ना। 8 कोने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो मैं 4 नंबर का कोना ले लिया और 8 नंबर का ले लिया, ठीक है। और बीच में इसमें ले लिया बीचों बीच एक और सर्किल जो इन दोनों को टच करते हुए, मैंने आपको बता रखा है पहले टच करते हुए। अगर देखो मैं इसमें बताऊं तो फलक इसके अंदर 3 ही दिख रहे हैं, क्योंकि 3D इमेज है। कौन कौन सी फलक दिख रही है, 1 2 3, यही 3 दिख रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो 4 नंबर और 5 नंबर हमने माने हैं, ठीक है, वो बता देती हूँ कौन कौन से। देखो इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 ही कोने दिखाई दे रहे हैं, और एक कोना कहाँ होगा, इसके पीछे होगा, ठीक है। अब मैंने जो माना है कोना, ये देखो 4 नंबर और 8 नंबर को मैंने माना है, अर्थात मैंने जो माना है वो यहाँ से एक कोना और ये 2 कोने, और जो अपना 3 नंबर जो अपने पास यहाँ लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूं बच्चों, और ये जो मैंने यहाँ से इसको बनाया है, इसका मतलब वो कहाँ आएगा, इसके बीचों बीच आएगा। अर्थात ये जो फलक आपको दिखाई
दे रही है बच्चों। ये जो फलक आपको पूरी दिखाई दे रही है, ये वाली फलक है ना। अब तो क्लियर हो रहा होगा मैडम जिसको बताना चाह रही है आपको, ये वाली फलक और यहां से ये वाली फलक, इन दोनों फलकों की तुलना मैं आपको करके बता रही हूँ। ठीक, अब आपको समझ आ गई चीजें। दूसरी बात, अब हम यहां से क्या करने वाले हैं बच्चों, अब यहां से हम करने वाले हैं, इनको मिलाने वाले। हम क्या करने वाले, इनको मिलाने वाले। अब जैसे ही मैंने इसको मिलाया बच्चों, एक सेकेंड, हमने क्या करना है, इसको हमें मिलाना है। तो हम ये देखिए बच्चों, ये मैंने इसको मिला दिया। अब यहां से अपना जो त्रिभुज बना, ये देखिए 1 2 और ये 3, ये वाला त्रिभुज आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। एक सेकेंड और क्लियर करते हैं हम आपको। ये देखिए बच्चों, यहां से इनको मिलाया मैंने, इसको मिलाया और इसको मिलाया। त्रिभुज का नाम क्या बना बच्चों, यहाँ से त्रिभुज बना। यहाँ से एक अलग कलर ले लें आपकी समझदारी के लिए, आपको अच्छे से समझ में आए। ये देखिए ए, ये बी और ये सी। ठीक, अब मैं आपसे कहूँ, ये जो ए बी और ये सी जो मैंने आपको बनाया है, ये वाला त्रिभुज बनाया है मैंने, ए बी सी, और आपसे कहूँ ये त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है, तो क्या आप मेरी बात मान लेंगे? कहेंगे मैडम हमको तो समकोण दिख ही नहीं रहा है ए बी सी, लेकिन फिर भी मैंने आपको समझाने की कोशिश करूंगी पूरी तरह से समकोण कैसे है। देखो इसकी तुलना, अब ये वाला जो त्रिभुज है अपने पास, इसकी तुलना हम इस चित्र से कर रहे हैं। ठीक, अब देखो इस वाले चित्र में देखिए, 3D वाले चित्र में देखिएगा, इस वाले में। ठीक है, अगर मैंने इसको मिला दिया बच्चों, ये देखो इसको इससे मिलाया, ये वाला है और अब ये वाला है। अब बताओ ये कौन समकोण है कि नहीं है? फिर से देख लो मैं किसकी बात कर रही हूँ, ये वाला। ये देखो ये एंगल कौन सा, राइट एंगल है कि नहीं है, समकोण है यहाँ से, ये देखिए। और ये हमने यहाँ से मिला दिया ये, अर्थात यहाँ से मैंने इसको ए नाम दिया, यहाँ से इसको बी नाम दिया, यहाँ से इसको सी। अब बताइए क्या इसके अंदर ये समकोण है? बिल्कुल। ये चित्र द्विमीय आकृति में 2D में, ये 3D में आकृति में है, तो 3D आकृति के हिसाब से हम समझ सकते हैं कि हाँ ए बी सी जो त्रिभुज है वो कैसा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। और यहाँ से अपनी प्रमेय लग जाएगी, कौन सी, पाइथागोरस वाली प्रमेय, बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। चलिए इस चित्र को हम ऊपर ले चलते हैं जहां अपने को समझने में आसानी होगी। देखिए बच्चों, अगर आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आए तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछेगा, वैसे मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगी आपको। क्योंकि सारी घन की भुजाएं, जो जो घन की भुजाएं उसकी भुजा ए लिख लीजिए। ये वाली घन की भुजा है ए बी, क्या होगी ए। ए सी भी घन की भुजा है ए होगी, लेकिन बी सी जो है वो फलक का विकर्ण है, इसलिए ये ए नहीं होगा। लेकिन हम इतना जानते हैं कि जो सी और यहां से यहां तक की दूरी है, ये वाली आर होगी, यहां से लेकर यहां तक की दूरी 2r होगी। इस तरह से लिखेंगे आप, इसमें इस तरह से लिख लीजिए 2r, तो ये दूरी कितनी होगी, r होगी। ठीक, तो r प्लस 2r प्लस r, bc क्या हो गया हमारे पास, मैं नीचे लिख देती हूँ। bc जो है वो r प्लस 2r प्लस r, r मतलब गोले की त्रिज्या जो होती है वो लिखी है हमने। ठीक है, अब नीचे वाला जो चित्र है उसके अनुसार मैं इस वाली फलक को दिखा देती हूँ कैसे कैसे है, ध्यान से समझिएगा। ये कोना है, ये कोना रहा, ये तो ये फलक रही और ये नीचे की फलक रही। ठीक है, ये आकृति अपनी 3D है। ठीक, ये वाला ये रहा और बीचों बीच हमने एक और रख दिया। ठीक, और हमने त्रिभुज कौन सा मान लिया, ये वाला, यही माना है, ऊपर पिंक कलर से, नीचे ब्राउन कलर से। ये जो अपना कोण आएगा बच्चों कौन सा आएगा, 90 डिग्री का आएगा। ऊपर वाला एबीसी त्रिभुज कैसा आएगा बच्चों, ये 90 डिग्री का आएगा। ठीक, अब दूसरी बात, ये वाली r है, ये 2r होगा क्योंकि इसमें पूरा व्यास आ रहा है और नीचे वाले ऊपर वाले में केवल r आ रहा है। त्रिभुज के नाम रख दीजिए ए बी सी। ये बस मैंने नीचे वाला जो है ये चित्र इसलिए लिया है ताकि मैं आपको समझा सकूं कि जो ए बी सी है बच्चों, ये ए बी सी कैसा त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है, ये राइट एंगल है, एक समकोण त्रिभुज है। बस इसे समझाने के लिए मैंने आपको लिया है यहाँ से। ठीक है, चलिए अब आगे की बात करते हैं हम यहाँ से समकोण त्रिभुज ए बी सी में। नीचे वाले चित्रों बनाने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो ऊपर वाला चित्र बना सकते हैं। देख लीजिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक, क्या लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज ए बी सी में, पाइथागोरस प्रमेय हम जानते हैं, बी सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए सी का स्क्वायर प्लस क्या लिख देंगे हम, ए बी का स्क्वायर। क्लियर हमारे पास, ए सी कितना है हमारे पास, ए है, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, ए बी कितना है, ए है, ए का स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा,
सॉरी यहाँ से कितना हो जाएगा अपना 2a² हो जाएगा। तो अपने पास ये BC² की वैल्यू आ गई। तो BC की वैल्यू कितनी होगी, इसके ऊपर अंडर रूट लगाना होगा हमें। तो अंडर रूट 2a² आप लिखेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू आएगी अंडर रूट 2a आ जाएगी। तो BC की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट 2a। ठीक है, चाहे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं लिखने की, इस वाले स्टेप को लिखने की, चाहे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, रूट आपने लिए तो BC बराबर क्या हो गया, इसको हटा दीजिए, सीधे लिख दीजिए BC बराबर अंडर रूट 2a। लेकिन हम जानते हैं a के टर्म्स में हम लिखेंगे तो अंडर रूट 2a की बजाय हम BC को ये भी लिख सकते हैं जो यहाँ लिखा था r + 2r + r। कहने का अर्थ है हमें इस BC को जो है वो r की टर्म्स में लेके आना होता है, क्योंकि हमारे पास लास्ट में वैल्यू किस में आने वाली है, r में आने वाली है। तो अब आप देख लीजिए a की वैल्यू क्या निकल के आने वाली है यहाँ से। अब BC और अंडर रूट 2a इसको बराबर हम कर सकते हैं हम यहाँ से। BC बराबर कितना हो गया बच्चों, कितने r हो गए, ये 4r, 2 और 1 3, 3 और 1 4r। ठीक, अब इसको बराबर कर लीजिए आप यहाँ से। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 और समीकरण 2 से आप क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिखेंगे यहाँ से समीकरण 1 व 2 से। वो क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ से देखिए अंडर रूट 2a बराबर 4r। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4r अपॉन अंडर रूट 2। बच्चों इस वैल्यू को याद रखिएगा, पेपर में कैसा आ सकता है, FCC जालक में a व r का संबंध बताइए, a व r का संबंध बताइए। तो ये हो गया FCC जालक में a व r का संबंध। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब बात आती है बच्चों घन का आयतन कितना होता है। इतना तो हमारा निकल ही आया, जो पहले हमने प्रोसीजर किया था बिल्कुल सेम प्रोसीजर चलेगा। घन का आयतन कितना होता है बच्चों, वो होता है हमारे पास a³। कितना होगा घन का आयतन, a³। तो a³ बराबर हम क्या लिख सकते हैं, हम 4r अपॉन अंडर रूट 2 का क्यूब। तो क्यूब को सॉल्व करें अगर अपन, तो यहां से क्या आएगा 4 × 4 × 4 r³ अपॉन में क्या होगा अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। यही होगा सॉल्व करने पर। पूरा सॉल्व करना चाहें तो 4 चौक 16, 16 चौक 64 r³ और नीचे आ जाएगा 2√2। ओके यहाँ से स्टूडेंट्स, अब हम आगे क्या निकाल देते हैं, हम आगे निकाल देते हैं अवयवी कणों की संख्या। तो लिख दीजिए आगे अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी इसमें। अब या तो आप चाहे तो निकाल लीजिए पूरा, जैसे हमने आपको पहले बता रखा था 8 × 1/8 प्लस, अब मैं इसको वापस नहीं बताऊंगी मैंने कैसे बताया था, क्योंकि मैं आपको ये सॉल्व करना बचा चुकी हूँ कि 4 आएगी। ठीक, अब इसका मतलब 4 अवयवी कणों का आयतन, 4 अवयवी कणों का आयतन। ठीक, 4 अवयवी कणों का आयतन कैसे लेंगे आप, 4 अवयवी कणों का आयतन के लिए इसका मतलब 4 × 4/3 πr³ तो 1 का होता है, और 4 का है तो गुणा किससे कर दिया, 4 से हमने कर दिया यहाँ से। ठीक, आगे देख लेते हैं हम इसको। पीडीएफ की चिंता मत कीजिएगा बच्चों, मैं पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी, आप यहाँ केवल समझिए। ठीक है, तो संकलन दक्षता का अब सूत्र लगा दीजिए। संकलन दक्षता सूत्र थोड़ा नीचे लगाएंगे हम यहाँ से एक बार। देखिए बच्चे पहले भी हमने यही सूत्र यूज किया था। अब यहाँ रख लीजिए कणों द्वारा घेरा गया आयतन, वो तो सामने आपके दिख ही रहा है, वो है 4 × 4/3 πr³। πr³ और घन का आयतन जो आपको मैं बता देती हूँ बच्चों, ये रहा घन का आयतन, इसको लिख लीजिए 64r³ बटा 2 अंडर रूट 2। 64r³ और 2√2 लिखा हुआ वो कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब r³ से तो r³ कट गया। ठीक, यहाँ से, और ये कितना है 4 चौक 16, 16 कैसे भाग लगाओगे, कितना आ जाएगा नीचे, 4 बार कट जाएगा, ये 4 चौक 16 है तो 16 चौक 64 नीचे कट जाएगा, 4 नीचे बचेगा यहाँ से। अब जो बच गया वो देख लीजिए बच्चों, क्या बचा हमारे पास 2 अंडर रूट 2, पाई की वैल्यू बच गई, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, और ये इसे गुणा 100 भी लगेगा यहाँ से, और नीचे बच गया 3 चौक 12। आप इसको सॉल्व करके देखिएगा बच्चों, यहाँ से इसको जब आप सॉल्व करेंगे पूरे को तो इसकी वैल्यू लगभग आ जाएगी आपके पास 74%। ठीक है, तो आज हमने क्या सीख लिया, एक तो हमने सीख लिया FCC में और दूसरी हमने सीख ली SCP में, दोनों में सीख लिया हमने।
कि कितना यहाँ पर भाग घेरा गया, संकलन दक्षता कितनी निकली। बच्चों यहाँ से कैलकुलेशन जो है वो आपके एग्जाम में आ सकता है। एक डेरिवेशन है, 3 डेरिवेशन है एक्चुअली इस चैप्टर में। एक और आएगा आपका बीसीसी का, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एफसीसी और एससीपी हमने इस वीडियो में पढ़ लिया है। तीनों डेरिवेशन में से एक डेरिवेशन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप पढ़िए। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल, बिल्कुल मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम भी यही है जो आप मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, यहाँ से आप इस वीडियो की पीडीएफ कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर साथ साथ आप इस वीडियो के साथ साथ भी आप इसे लिख सकते थे। चलिए बच्चों, मिलते हैं आप अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट उसमें जल्दी से इसको लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगा है आपको पढ़ना, और इसे शेयर करना मत भूलिएगा अपने स्टूडेंट्स के साथ। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।